तो आज मैं आपको एक लड़की की एक दर्द भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो फटाफट कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निर्मला है। मैं एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की जिसकी रंगत सांवली है लेकिन मन में उजाले की कोई कमी नहीं। माँ हमेशा कहती, बेटी रंग से क्या होता है, मन सुंदर होना चाहिए। मगर ये दुनिया मन नहीं बल्कि चेहरे का रंग देखती है। मेरी कहानी भी शायद उन्हीं अनगिनत कहानियों में से एक होगी जो किसी गुमनाम कोने में दबी रह जाती है। अगर किस्मत ने मुझे उस मोड़ तक ना पहुंचाया होता। मेरे पापा किसान हैं, बहुत मेहनती, लेकिन गरीब की जंजीरों में जकड़े हुए। जब मेरी उम्र 22 साल हुई तब रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आती, लड़की ठीक है पर रंग थोड़ा, और वो चुपचाप उठकर चले जाते। माँ की आंखें हर बार थोड़ा और नम हो जाती। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था करण देव सिंह। इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, खूब कमाने वाला, पढ़ा लिखा, हैंडसम और घमंडी भी। वो खुद भारत तो नहीं आया, लेकिन उसके माता पिता ने मुझे देखा और सिर्फ यही कहा, हमारे बेटे को सीधी सादी बहू चाहिए जो है हमारे हिसाब से चले। रंग वंग से फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि उन्हें मेरे जैसे कमजोर परिवार की लड़की से बहू मिल रही थी, बिना दहेज, बिना शर्तों के। शादी हो गई। शादी के दिन मैंने करण की आंखों में वो चमक नहीं देखी जो एक दूल्हे की आंखों में होती है। उसने मुस्कुराकर फोटो तो खिंचवाई, लेकिन उसके अंदर बर्फ की एक दीवार थी, ठंडी, बेरुखी और साफ कहती हुई कि मैं उसकी पसंद नहीं। शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं इंग्लैंड आ गई। विदेशी जमीन पर कदम रखते ही लगा कि जैसे एक नया जीवन शुरू हो चुका है। लेकिन मेरी उम्मीदों की नींव बहुत जल्दी टकराने लगी थी। एयरपोर्ट पर करण ने मुझे रिसीव तो किया, मगर उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जिसकी मैं आस लगाए बैठी थी। वो बस हंसता रास्ते में कुछ ना बोला और घर पहुंचते ही बस इतना कहा, ये तुम्हारा कमरा है। कमरा? मेरे मन में हलचल हुई। हमारा कमरा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। वो पहली रात मेरे लिए एक अजनबी की कोठरी जैसी थी। मैं बिस्तर पर बैठी रही, दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन करण आया नहीं। रात के सन्नाटे में जब उसकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हुई तो वो बाहर चला गया, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। क्या ये वही जिंदगी थी जिसकी मैंने कल्पना की थी? दिन बीतते गए और करण की बेरुखी बढ़ती गई। वो ऑफिस से देर आता, मुझसे बात न करता, नजर मिलाने से भी कतराता। मैं कोशिश करती, कभी उसका मनपसंद खाना बनाकर, कभी उसका इंतजार करके, लेकिन हर बार उसके शब्द तीर बनकर चुभते थे। ड्रामा मत किया करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ झेलने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। ये तुम्हारे जैसे लोग, हर बार ये सुनकर मेरी जैसे आत्मा थोड़ी और टूट जाती। मुझे अपने परिवार की बहुत याद सताती। माँ की ममता भरी छाया, पापा की मेहनती हथेलियां, लेकिन अब वो सिर्फ एक सपना था। करण के घर में सिर्फ एक और मेरे भीतर चीखती हुई एक लड़की जो किसी को सुनाई नहीं देती। एक दिन हद तो तब हो गई जब उसने मुझे सबके सामने गवार कह दिया। मेरे भीतर कुछ चटक गया। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? तो उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माँ बाप का दबाव था और सस्ती बहू मिल रही थी, नौकरानी की तरह रहने वाली। मुझे तो तुमसे कोई लगाव नहीं। उस रात मैंने पूरी रात जाकर खुद को सवाल से घेर लिया, क्या मेरी गलती मेरा रंग था, या मेरी चुप्पी, या मेरा सम्मान? उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन मैं रोई नहीं। शायद मेरी आंखों के आंसू तब तक सूख चुके थे। मैंने खुद को कामों में उलझा लिया, घर को संभालना, इंग्लिश सीखना और कुछ नया करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। मगर करण ने मेरी किसी भी प्रयास को कभी भी सहारा नहीं दिया। वो हफ्तों घर से बाहर रहता और जब आता तो मेरे पास बैठने से बचता। मैंने धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर दिया, लेकिन करण से बातचीत की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब हम एक ही घर में दो अजनबी बन चुके थे। अब तक उसके हाथों कभी छुई भी नहीं गई थी। वो बस स्पर्श की कल्पना तक करते एक डर के साथ आती, क्योंकि उसकी आंखों में कभी भी कोई अपनापन नहीं देखा। एक दिन करण ऑफिस गया हुआ था। मुझे थोड़ी सफाई करनी थी। अलमीरा में कुछ जरूरी दस्तावेज तलाशते हुए मेरी नजर एक नीले रंग की फाइल पर पड़ी जिस पर लिखा था प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंट। एक झिझक के साथ उसे खोला तो पहले पन्ने पर जो नाम लिखा था उसने मेरी रूह कपा दी। जिया कौर, डॉटर ऑफ करण देव सिंह, बेटी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरा गला सूख गया, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। करण की पहले से एक बेटी है, उसने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया। क्यों? मैंने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन उस फाइल के हर एक पन्ने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। तस्वीरों में वो बच्ची थी, सुंदर, मासूम, लगभग 6 साल की। उसके साथ करण की तस्वीरें, हंसते हुए,
गोद में लिए हुए और एक महिला के साथ जो शायद उसकी पहली पत्नी थी। मैंने तस्वीर का उल्टा हिस्सा देखा। वहां लिखा था विद माई फैमिली, लंदन। मैं टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी था। करण उसी रात घर लौटा। मैंने उससे सीधे नजरें मिलाई और कहा, जिया कौन है? उसका चेहरा एक पल में साफ पड़ गया। उसने कहा, तुमने क्या देखा? मैंने जवाब दिया, सब कुछ। लेकिन अब मैं सिर्फ जवाब चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया। करण ने बताया कि कॉलेज के दिनों में वो अनवी से बेहद प्यार करता था। जब अनवी गर्भवती हुई तो करण को डर आ गया। उसके माता पिता को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। उन्होंने करण को डरा धमका कर इंग्लैंड भेज दिया। इधर अनवी ने अकेली बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम जिया रखा गया। लेकिन एक दिन करण की आवाज कांप गई। एक एक्सीडेंट में अनवी की मौत हो गई और जिया को अनाथाश्रम छोड़ दिया गया, क्योंकि मेरे माता पिता उसे अपनाने को राजी नहीं थे। तुमने अपनी ही बेटी को अनाथ भेज दिया। मैं मजबूर था निर्मला। नहीं करण, मजबूर नहीं, तुम कायर थे। मैं तभी फूट फूट कर रो पड़ी। ये आदमी जिससे मैंने 7 फेरे लिए, एक मासूम के भविष्य को अंधेरे में धकेल चुका था। मैंने कहा, मैं उस बच्ची को वापस लाना चाहती हूँ। वो मेरी भी अब बेटी है। लेकिन करण आग बबूला हो गया। मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। वो मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर तुम जिद करोगी तो ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। उस रात मैं पहली बार खुद से कहा, निर्मला, अब और नहीं। अब तुझे खुद के लिए जीना है, उस बच्ची के लिए लड़ना है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। मैंने करण का घर छोड़ दिया और फिर से शुरू हुई मेरी असली लड़ाई, अपनी पहचान के लिए, उस बच्ची के लिए और उन औरतों के लिए जिन्हें जिंदगी ने बार बार कुचला हो। मैंने जब करण का घर छोड़ा तो जेब में सिर्फ 200 रुपए थे और दिल में हजारों टूटे सपने। मगर अब मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य था जिया को ढूंढना, उसे उसका हक दिलाना और खुद को फिर से इंसान साबित करना। मैं एक एनजीओ में गई जहां अनाथ बच्चों के पुनर्वास का काम होता था। वहां एक वॉलंटियर ने मुझे अनवी की रिपोर्ट दी। वो सचमुच एक सड़क हादसे में मारी गई थी। उसकी बच्ची को सरकारी दस्तावेज में केवल बेबी गर्ल कहा गया था, नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। मैंने शहर के अनाथ आश्रम खंगाले कई महीनों तक, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगी। एक रात एक बहुत पुराने कर्मचारी ने मुझसे कहा है, जिसकी उम्र 6 साल है। वो सांवली दिखती है, नाम तो नहीं याद, लेकिन वो हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती है और गुनगुनाती रहती है। मैं सुनाथाले पहुंची। एक छोटी सी लड़की 8 साल की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ था, एक डर और एक बेचैनी सी उम्मीद। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने कहा, जिया। मुझे आंटी ने यही नाम दिया है, उसने मासूमियत से कहा। मैं उसे गले लगा ली। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या आप मेरी माँ हो? मैं चुप हो गई, गला रुध गया, सिर्फ सिर हिला पाई। हम साथ घर आए, लेकिन असली तूफान तब आया जब करण को पता चला। करण ने मुझ पर केस ठोक दिया कि बच्ची को किडनैप करने का, मानसिक प्रताड़ने का और झूठे रिश्ते का। समाज ने भी मुझे ताने दिए। एक बांझ औरत को क्या जरूरत है किसी औलाद को अपनाने की? लेकिन अब मैं डरने वालों में से नहीं थी। मैंने केस लड़ा, सबूत दिए। अनवी की डायरी से लेकर बच्ची के डीएनए रिपोर्ट तक, हर सुनवाई से मेरी आवाज लड़खड़ाई नहीं, बल्कि और निखरी। मेरे वकील ने कहा, केस के आखिरी दिन करण कोर्ट में आया, चुप, झुका हुआ। उसने रिया को देखा। वो अब भी खिड़की के पास बैठी थी, अनवी की तरह। मुझे माफ कर दो, मैं बुदबुदा गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जब फैसला जज ने सुनाया कि जिया की कस्टडी मुझे मिली, तब करण ने कांपती हुई आवाज में कहा, निर्मला, मैं तुम्हें कभी बता ना पाया, लेकिन जिया सिर्फ अनवी की बेटी नहीं है, वो मेरी भी नहीं है। मैं चौंक गई। क्या मतलब है? जिया अनवी की अपनी बहन की बेटी है, जिसे उसने अपने नाम पर पाला, और ये बात मैं जानता था। लेकिन मैंने उस बच्ची को कभी ठुकरा दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिया खून से नहीं, पर रूह से मेरी बेटी थी। करण की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज जिया मेरे साथ है। वो स्कूल जाती है, गाती है, मुस्कुराती है, और मैं खुद को अब कमजोर नहीं बल्कि जीवित महसूस करती हूँ। कभी जिसके उसका रंग, उसकी हालत और उसका अतीत नीचा दिखाता था, आज वही समाज मुझे सम्मान देता है। मैंने एक किताब लिखी, काली परछाई से रोशनी तक, जिसमें मैंने अपनी पूरी यात्रा बयान की है। रिश्ते खून से नहीं, जज्बात से बनते हैं, और सबसे बड़ा रिश्ता